welcome to all of you in another video of Systematic Study Academy. एंड हम पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं एक हमारे बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन को लाइटली मत लेना, क्योंकि क्या है इसमें आपका ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट जो आपका है आपके मार्क्स है ना, आपकी जो परसेंटेज है उसको बूस्ट करने में बहुत ही हेल्प करने वाला है। और इसमें आपके 10 चैप्टर्स आपके सिलेबस में एंड इजी होने वाले हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा अप्रॉक्स 3 to 4 मैक्सिमम 5 डेज में आप इजीली फिजिकल एजुकेशन को प्रिपेयर कर लोगे। और अगर हम बात करें इनके चैप्टर्स की, तो 10 चैप्टर्स हैं आपके ये पूरे सिलेबस में। 10 चैप्टर्स को आप 5 दिन में, एक दिन में 2 चैप्टर इजीली कंप्लीट कर सकते हो, है ना। तो ये 10 वीडियोस देख लो और फिर हमारी जो मैराथन है, मैराथन देख लेना। क्वेश्चंस कैसे आते हैं उनमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के। एंड इनफ है आप जिसमें जो 70 मार्क्स का आपका एग्जाम आने वाला है, 70 मार्क्स में से 60 अबव 65 अबव आप इजीली क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो, है ना। तो आज हम पढ़ रहे हैं, इस वीडियो में पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1। बिना किसी देरी के हम करेंगे इस चैप्टर को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सो देखो, अगर हम हमारे चैप्टर की बात करें तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चैप्टर का नाम है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, ठीक है। और हमारे कुछ बुक्स में इसका नाम क्या होगा? मैनेजमेंट इन स्पोर्ट इवेंट। क्या है? मैनेजमेंट इन स्पोर्ट्स इवेंट। मैनेजमेंट इन स्पोर्ट्स इवेंट इस नाम से भी आपका होगा, या फिर आपका किस नाम से होगा? प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। दोनों में आपका यही चैप्टर्स के कंटेंट है, तो आपका सेम चैप्टर होने वाला है, ठीक है। क्या है आपका मीनिंग एंड आपको पढ़ना क्या क्या है? सबसे पहले मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग की, प्लानिंग का मतलब क्या होता है एंड उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। फिर आपके जो वेरियस कमिटीज हैं, कमिटीज कौन कौन से हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती है, उनके बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें आपको उनके प्री इवेंट बताना है, ड्यूरिंग द इवेंट एंड पोस्ट इवेंट आपको बताना है। ये आपके सिलेबस में है। आपको टूर्नामेंट के बारे में पढ़ना है कि टूर्नामेंट कितने टाइप के होते हैं एंड उनका क्या क्या मतलब होता है एंड उनके फिक्सचर्स कैसे ड्रॉ होते हैं। फिर हमें पढ़ना है इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल का मतलब होता क्या है। और फिर हम बात करने हमारे स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम और कौन कौन से स्पेसिफिक प्रोग्राम होते हैं हमारे इंडिया में, ठीक है। ये सब के बारे में हमें अच्छे से डिटेल में बात करनी है, तो हम आगे चल के उसको डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें मतलब समझना है हमारा मैनेजमेंट के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड आपके इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हो और अगर आपने बिजनेस स्टडी पढ़ा हुआ है तो आपको फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो बिल्कुल अच्छे से आता ही होगा। अब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है? तो देखो, मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हम अपनी जो रोज की लाइफ है, रोज की डेली लाइफ में हम मैनेजमेंट परफॉर्म करते हैं। मैनेजमेंट एक सिंपल प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एक अपना प्लान करते हैं किसी भी चीज के बारे में, अपने जो हमने प्लान सोचा है उसको हम इंप्लीमेंट करते हैं। बस इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? हमारा मैनेजमेंट बोलते हैं। अगर हम बात करें हमारे रोज की लाइफ की, तो जैसे हमारे यहाँ कोई शादी है, तो शादी में आप क्या करोगे? शादी में एक पूरा प्लान बनाओगे, आपको क्या क्या चीजें अपनी करना है, क्या क्या चीजें आपको इवेंट में लगानी है अपनी, ठीक है। फिर उसके लिए कितना बजट चाहिए पड़ेगा आपको, कहां से आप फाइनेंस लेके आओगे, आप कहां से क्या करोगे, इतना सब कुछ जो प्लान आपने सोचा है, फिर उस प्लान को आप क्या करोगे? इंप्लीमेंट करोगे। ये पूरा क्या होता है? मैनेजमेंट होता है। और अगर आप अपना गोल अचीव कर लेते हो तो हम उस चीज को क्या बोलते हैं? एक अच्छा मैनेजमेंट बोलते हैं, एक अच्छा काम बोलते हैं, जिसकी मदद से आपने क्या किया? अपना पूरे प्लान को अचीव कर लिया, है ना। अब जो हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं, अब मैनेजमेंट क्या होती है? पूरी प्रोसेस होती है। जो हमारी मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट होती है हमारी पूरी प्रोसेस। अब ये प्रोसेस, अब सबको पता है, कोई साइंस स्टूडेंट है तो हमारा प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस हम उस चीज को बोलते हैं जिस चीज को हम क्या स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। प्रोसेस हमारी वो चीज होती है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करते हैं। तो जो हमारा मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट भी एक प्रोसेस है एंड इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करते हैं। तो मैनेजमेंट में जो हमारा बेस फंक्शन होता है, बेस फंक्शन का मतलब क्या होता है? जहां से हमारी मैनेजमेंट की प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो वो प्रोसेस का जो स्टार्टिंग है वो पॉइंट कौन सा है? हमारा प्लानिंग। तो ये हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है, बेस पॉइंट है, जिसमें हम क्या करते हैं? हमारी मैनेजमेंट की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पूरा जो हमारा इवेंट है, इवेंट के बारे में हम क्या करते हैं? ये जो हम इवेंट को मैनेज करते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर इवेंट को हम मैनेज करते हैं, तो उसके बारे में हम पूरा अच्छे से क्या करते हैं? सोचते हैं। जब तक हम प्लान नहीं करेंगे, जब तक हम किसी चीज के बारे में सोचेंगे नहीं, उस चीज के बारे में हमें कोई भी चीज के बारे में पता चलेगा ही नहीं, क्योंकि हम अपने गोल सेट नहीं करेंगे तो हमें अचीव क्या करना है, हमें उसके बारे में पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या पता है, क्या सेट करना पड़ता है? प्लान सेट करना पड़ता है, फोरकास्ट करना पड़ता है फॉर आवर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए अगर हम फोरकास्ट करेंगे तभी हमारा क्या होगा? तभी हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है हमारा? ऑर्गेनाइजिंग। अभी हम इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे, लेकिन आपका जो एक ओवरव्यू हम ले लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग।
फिर क्या है, प्लानिंग के बाद क्या करते हो आप, प्लानिंग के बाद करते हो ऑर्गेनाइजिंग। जैसे ही आपने क्या कर लिया, प्लानिंग के बाद आपने ऑर्गेनाइज करते हो चीजों। जब आपने एक बार प्लान कर लिया, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, चीजों को सोचोगे कि कहाँ कहाँ से चीजों को हम क्या करें, अरेंज करें। अगर आपने सोच लिया कि आपको क्या करना है, बैंड लेके आना है, जैसे बारात का है, ठीक है, तो आपको बैंड लेके आना है, फिर ढोल वाले लेके आना है, बग्गी वाला लेके आना है, ठीक है, ये सब कुछ आपने अरेंज कर लिया। अब आपने ये पता कर लिया कि हमें ये चीजों को लेके आना है और हम इन चीजों को कहाँ से अरेंज करेंगे, ठीक है। तो वही जो अरेंजमेंट वगैरह होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, हमारा ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टाफिंग। अब काम ज्यादा रहता है, अगर हम कोई भी एक इवेंट परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी हम इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसमें हमारा काम भी ज्यादा रहता है, बर्डन ज्यादा रहता है। तो हम लोगों को क्या करते हैं, बर्डन ज्यादा होने की वजह से हम लोगों को काम बांट देते हैं। उसी चीज को, जो काम बांटना की प्रोसेस होती है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, उसी चीज को हम बोलते हैं स्टाफिंग। जैसे आपने अपने भाई को कोई काम दे दिया, अपने फूफा जी को, अपने जिया जी को, अपने ताऊ को कोई काम दे दिया है ना, तो आपने ये काम क्या किया, काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, हमारा स्टाफिंग बोलते हैं। तो अभी तक हमने 3 पढ़ लिया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। प्लानिंग में हम पूरा प्लान इंप्लीमेंट, पूरा फोरकास्ट करते हैं, प्लान बनाते हैं, प्लान करने के बाद हम चीजों को अरेंज करने की कोशिश करते हैं कि मतलब हम कहाँ कहाँ से चीजों को ला सकते हैं। और फिर लाने के बाद जो अगर हमारा काम ज्यादा हो जाता है, तो हम उनको क्या करते हैं, लोगों को साथ में, अपने लोगों को साथ में लेके आते हैं, स्टाफिंग करते हैं, जिसमें हम लोगों को क्या करते हैं, काम सौंपते हैं कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है। अगर हमें लोगों की जरूरत पड़ती है तो हम क्या कर लेते हैं, अपने लोगों को हायर कर लेते हैं और बाहर से, ठीक है ना, पैसे देकर। फिर जब हमारे पास लोग आ जाते हैं तो फिर हम उनको क्या करते हैं, डायरेक्ट। क्योंकि अगर अपन एक से ज्यादा लोग अगर काम कर रहे हो और अगर हमें काम अच्छा करना है, कोऑर्डिनेशन में काम करना है, सबको साथ में लेके काम करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट तो उन्हें करना पड़ता है। और डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट का मतलब होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये वर्ड अच्छे से याद रखना, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, बड़े ध्यान से सुना। देखो, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर हमारा मतलब होता है कि किसी को आप काम सौंप रहे हो, ठीक है। अगर आपने उसको काम सौंपा है तो आपने उसको क्या दी होगी, पावर भी दी होगी। अगर किसी बंदे को आपने काम दिया है तो आपने उसको पावर भी दी होगी, तभी तो वो अपना काम परफॉर्म कर पाएगा। अगर आपने किसी को बोला है कि बग्गी वाले, तुम्हारा पूरा बारात को क्या करना, मैनेज करने का काम है, तो उसको आप बग्गी वाले को ऑर्डर देने के लिए बोलोगे। ऑर्डर देने मतलब उसको कहाँ से आना है, उसको मैनेज करने के लिए आपको पूरी उसकी पावर प्रोवाइड करोगे, ठीक है। आप उसको बैंड वाले का नंबर वगैरह दोगे और आपको पेमेंट वगैरह का सेटलमेंट आप उसको खुद करने के लिए दोगे, क्योंकि काम ज्यादा है और आपने उसको बोला है, तो आपको उसको पावर भी देनी पड़ेगी। ऐसे आपका डायरेक्टिंग का होता है, एक आप लीडर बन जाते हो। डायरेक्टिंग में आप क्या बन जाते हो, एक लीडर बन जाते हो। आपकी एक लीडरशिप, आप में क्वालिटी होनी चाहिए। आप ऑर्डर्स देते हो लोगों को कि आपको इस तरीके से क्या करना है, काम करना है, और उनको आप समझाते हो, ठीक है। और फिर जब आप उन्हें ऑर्डर देते हो, उनको पावर, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी का मतलब समझ लो, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। क्या होता है, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, जिसमें आप पावर लोगों को प्रोवाइड कर देते हो। डेलीगेशन का मतलब होता है पावर प्रोवाइड कर देना, ठीक है, पावर दे देना। फिर अगर हम बात करें कंट्रोलिंग की, तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, आपने किसी बंदे को काम दे दिया है, ठीक है। आपने जिस बंदे को बारात का काम दिया था, वो बारात थोड़ा क्या है, आपको लग रहा है कि बारात टाइम पर नहीं उठ पाएगी, है ना, तो आपने क्या किया, उसको काम को कंट्रोल करने की कोशिश की। बारात को मतलब उसने, आपने बोला था कि बारात हमें 7 बजे उठवाना है अपने, ठीक है, लेकिन वो बारात में बज गए हैं 8 और अभी भी क्या है, आपका काम बिगड़ता चला जा रहा है। तो आप उसको क्या कर रहे हो, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। इधर आपने सोचा था 7 बजे आपको बारात उठानी, और अब अभी बज रहे हैं 8 और अभी तक क्या नहीं हुई, बारात उठी नहीं, तो 1 घंटे का क्या हो गया, इधर 1 घंटे का लेट, 1 घंटे बारात लेट होगी। तो आप इसको क्या कर रहे हो, 1 घंटा जो लेट हुई, इसको आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो इधर, ठीक है। तो यही पूरी प्रोसेस क्या होती है, हमारी मैनेजमेंट की प्रोसेस होती है, जिसमें आप क्या करते हो, पहले प्लान को पहले आप क्या करते हो, इवेंट को प्लान करते हो। प्लान करने के बाद आप चीजों को अरेंज करते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। फिर चीजों को ऑर्गेनाइज करने के बाद, चीजों को इकट्ठा करने के बाद आप लोगों को क्या देते हो, काम देते हो, जो आपको काम करने में मदद करते हैं। फिर जब आप काम दे देते हो लोग बागों को, काम देने के बाद क्या होता है, उनको आप डायरेक्ट करते हो, आप उनको ऑर्डर्स देते हो, आप एक लीडर बन जाते हो, जिसमें आप उन्हें बताते हो कि काम कैसे करना है। और जब काम पूरा होने लगता है और अगर काम में कोई ऐसी गिरावट आती है, मतलब कोई काम बिगड़ने की कगार पे आ जाता है, तो आप क्या करते हो, उनको कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हो। तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले क्या कर लो, इसको जल्दी से रीड कर लो एक बार, क्योंकि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। तो जल्दी से एक बार इनके फंक्शंस पढ़ लो, और ये आप वीडियो पॉज करके एक बार इनको रीड भी कर लेना। और देखो, इन्हीं को आप पढ़ लो एक बार, इन्हीं से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हो अपने एग्जाम में। इनके लिए पर्टिकुलर कोई नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वहीं से आप पढ़ लो। वीडियो को पॉज करके पढ़ लो, कुछ आपकी टर्म्स अपने कॉपी में लिख लो, जिससे आप इनको याद कर सको, है ना। तो जल्दी से एक बार रीड कर लो, वीडियो को पॉज करके फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, अब हमने क्या पढ़ लिया, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ लिया। अगर आपको ये पढ़ना हो तो पढ़ लेना, लेकिन इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जो अलग अलग हमारे प्रोफेसर हैं, जिन्होंने हमारे क्या दी, प्लानिंग वगैरह की
प्लानिंग वगैरह की हमें क्या दिया है, डेफिनेशंस प्रोवाइड की है। ठीक है, प्लानिंग का मतलब आपको आई होप इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग की, हम प्लानिंग करते क्यों है, प्लानिंग का हमारा क्या ऑब्जेक्टिव रहता है। सबसे पहले जो हमारा प्लानिंग हम करते हैं वो हम किसके लिए करते हैं, गोल ओरिएंटेड रहता है। जो हमारा प्लान रहता है वो गोल ओरिएंटेड रहता है। अब गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, जो हमारा प्लानिंग प्रोसेस रहती है हम उसको गोल को अचीव करने के लिए करते हो। गोल ओरिएंटेड का मतलब इधर क्या है कि जो हमारी प्लानिंग होती है, प्लानिंग आपका एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी होती है जिसमें आपको गोल को अचीव करने के लिए आप लोग वो प्रोसेस को, वो एक्टिविटी को परफॉर्म करते हो। ठीक है, अब क्या है पॉलिसी, पॉलिसी का इधर मतलब क्या है, पॉलिसी का इधर हमारा मतलब डेवलपमेंट ऑफ अ पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट बाउंड्रीज फॉर ओवरऑल कंडक्ट ऑफ द इवेंट। अब देखो प्लानिंग में आप क्या करते हो, आप रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसीज बनाते हो। देखो पॉलिसीज का मतलब क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, एक बाउंड्री बना देना जिसमें लोगों को क्या करना है, उन्हीं दायरों में एक दायरा बना देना जिसमें उसी दायरे में लोग को क्या करना है, काम करना है। इस बाउंड्री के बाहर जाके काम नहीं कर सकते। मतलब एक उनके लिए हमने एक रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिया है जिससे हमारा जो इवेंट है, इवेंट का कोड ऑफ कंडक्ट बना रहे। हमने क्या किया, हमने प्लान बना लिया कि हम सबको क्या देंगे, आई कार्ड्स दे देंगे। जो हमारे मैनेजमेंट के लोग हैं हम उनको आई कार्ड्स दे देंगे। उनके अलावा कोई भी हमें क्या नहीं कर सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता है बीच में। और उनकी जो बात है हर कोई मानेगा, हमारे मैनेजमेंट के लोगों की, जिनके पास वो आई कार्ड होगा उन्हीं की बात सुनी जाएगी, है ना। तो आप ऐसे इनको पॉलिसी में हम बोल सकते हैं। ठीक है, फिर क्या हमारा इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब जहां इकोनॉमी वर्ड आपका जुड़ जाए तो इसका मतलब समझना ये वो हमारा क्या है, मॉनेटरी टर्म की बात हो रही है। मॉनेटरी टर्म क्या होता है, मॉनेटरी टर्म का मतलब होता है जहां हमारा पैसा आ जाता है। पैसा कहां आ सकता है, प्लानिंग हेल्प्स इन कॉस्ट रिडक्शन। प्लानिंग हेल्प्स इन कॉस्ट रिडक्शन का मतलब अगर हम प्लान करके हर चीज को परफॉर्म कर लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप लोग प्लान करके हर एक चीज को, अगर आपके भाई की शादी और आप प्लान करके अगर उसको काम को अच्छे से परफॉर्म करोगे तो इससे क्या होगा, आप पैसे को बचा सकते हो। क्या कर सकते हो, पैसे को बचा सकते हो। जो एक्स्ट्रा खर्चे में आप करोगे वो एक्स्ट्रा खर्चे को आप क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। आपका एक बजट है, आपको भाई की शादी की जो शादी है, पूरी शादी आपको 10 लाख में करनी है। ठीक है, जो भाई की शादी है, भाई की शादी आपको कितने में करनी है, 10 लाख रुपए में आपको भाई की शादी पूरी अच्छे से करनी है। अब 10 लाख रुपए आपकी बहुत ही बजट है आपका, अगर आप प्लान बना के नहीं चलोगे तो ये 10 लाख भी आपके क्या पड़ जाएंगे, कम पड़ जाएंगे आपके बजट के हिसाब से आपको शादी करने के लिए। तो आपका जो प्लानिंग है, प्लानिंग सबसे पहले तो क्या है, गोल ओरिएंटेड है, गोल को अचीव करने में मदद करती है ये एक्टिविटी आपको, है ना। फिर पॉलिसी मेकिंग है आपकी, इसमें आप क्या करते हो, पॉलिसीज बनाते हो एक कोड ऑफ कंडक्ट के लिए, फॉर बेटर कोड ऑफ कंडक्ट। एंड इसके साथ साथ क्या है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसके साथ आप इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल सकते हो, या फिर इकोनॉमी के लिए भी हम इसको बेनिफिशियल है हमारा। हम मतलब क्या है, कॉस्ट को रिडक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हमारा ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब कि आप प्लानिंग करते क्यों। तो सबसे पहला आप क्या, गोल को अचीव करने के लिए, गोल को अचीव करने से आप पॉलिसीज बनाने के लिए, एंड इसके साथ साथ कॉस्ट को रिडक्शन करने के लिए। कॉस्ट का मतलब अगर जिसको नहीं पता है, कॉस्ट का मतलब हमारा क्या होता है, कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा। कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा, और खर्चे को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग की प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अब क्या है, डिफाइन द कोर्स ऑफ एक्शन, ये आप पढ़ सकते हो। एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, मैंने आपको बताया रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होता है, गाइडलाइंस होती है जो हर किसी को क्या करना है, रूल्स को हर किसी को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है ना। लेकिन जो गाइडलाइंस, पता है रूल्स और गाइडलाइंस में मतलब क्या होता है, जो रूल्स होते हैं एंड जो गाइडलाइंस होते हैं, आपको एक रूल्स एंड गाइडलाइंस में मैं अगर थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहूँ तो रूल्स और गाइडलाइंस में डिफरेंस क्या होता है। देखो रूल्स होते हैं, रूल्स हम बाउंड रहते हैं रूल्स को फॉलो करने के लिए। जैसे हमारा कोरोना वायरस आया था तो हमारे कुछ रूल्स निकाले थे कि किसी को घर से बाहर नहीं निकलना है। ठीक है, घर से बाहर निकले तो ये हो जाएगा वो जाएगा, तो ये क्या थे, रूल्स वगैरह थे। अगर हम गाइडलाइंस की बात करें तो हमें गाइडलाइंस भी दी जा रही थी कि आपको बचने, अगर उससे बचाव करना है तो आपको मास्क पहनना पड़ेगा, आपको हैंड सैनिटाइजर यूज करना पड़ेगा, आपको बाहर जाना है तो ग्लव्स वगैरह पहन के जाना पड़ेंगे, मास्क को अपनी बॉडी को पूरा कवर करके जाना पड़ेगा। ये पूरा हमें गाइडलाइंस दी गई थी, है ना। आप बाउंड नहीं थे, आपको ऐसा नहीं था कि मतलब आपको पूरी बॉडी को कवर करके ही निकलना है, ये वो आप पूरे बाउंड नहीं थे। ये क्या थी, गाइडलाइंस थी, आप पनिशेबल नहीं होगे। लेकिन अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो आप क्या हो सकते हो, पनिशेबल हो सकते हो बाय लॉ। आया समझ में। तो रूल्स और गाइडलाइंस है, रूल्स क्या है, आपको फॉलो करना ही है, गाइडलाइन मतलब आपको फॉलो कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। थोड़ा क्रैकर्स वगैरह की, पटाखों की आवाज आ रही होगी, है ना, तो उसको थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि ये अभी पटाखे चलना चालू हो गए। ठीक है, फिर क्या हमारा, ये आपको अगर पढ़ना हो तो आप इसको पॉज करके एक बार पढ़ सकते हो। और स्ट्रेटेजी आपको पता है, स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, जो हमारी प्लानिंग है, प्लानिंग क्या होती है, एक स्ट्रेटेजी, हम स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करते हैं जिसमें हम कैसे काम करने वाले। तो आप एक स्ट्रेटेजी सबको पता है, वो भी आप क्या कर सकते हो, इधर से रीड कर सकते हो। और इनके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो लर्न करना हो वो भी आप कर सकते हो, नहीं तो मैं मैराथन लेके आऊंगा उसमें तो मैं करवाऊंगा ही क्वेश्चंस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, अब आते हैं हमारा दूसरा सेकंड जो हमारा
टॉपिक है जिसका नाम क्या है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कमिटीज, कि कितने टाइप की कमिटीज होती हैं और कितने टाइप की नहीं होती, मतलब कितने टाइप की कमिटीज होती हैं, किस टाइप की हम किस किस सेक्टर्स में किस किस ऑर्गेनाइजेशन में हम कमेटी की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है फॉर्मेशन ऑफ कमेटी। सबसे पहले आप ये समझो इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल का मतलब होता क्या है। क्या है इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल का मतलब होता क्या है। तो देखो ये जो आपकी हियरार्की दी हुई है ये किसकी दी हुई है, इंट्राम्यूरल की दी हुई है, एंड ये आपकी जो किसकी दी हुई है, एक्स्ट्राम्यूरल की। अब इन दोनों को समझने के लिए पहले आपको इंट्राम्यूरल का मतलब समझना बहुत जरूरी है। इंट्राम्यूरल इवेंट्स क्या होते हैं। इंट्राम्यूरल इवेंट्स आपके वो होते हैं जैसे आपका एक पर्टिकुलर अपने स्कूल को ही ले लो, आपके स्कूल के अंदर इंटर हाउस कॉम्पिटिशन वगैरह होते हैं कि आपके जो हाउसेस रहते हैं हाउसेस के बीच में क्या होते हैं कॉम्पिटिशन वगैरह होते रहते हैं आपके स्कूल में, है ना। अब वो इंटर हाउस का आपके कंपटीशन वगैरह स्कूल में होते रहते तो आपके क्या हो रहा है एक बाउंड्रीज के अंदर आपकी जो स्कूल की बाउंड्री है स्कूल के बच्चों के बीच में ही हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं इंट्राम्यूरल बोलते हैं। अगर हम एक्स्ट्रा म्यूरल की बात करें तो एक्स्ट्रा म्यूरल क्या होता है, एक्स्ट्रा म्यूरल होता है जिसमें आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन एक बाउंड्री के एक स्कूल के अंदर ही नहीं बाकी के सारे स्कूलों को क्या किया जा रहा है इन्वॉल्व किया जा रहा है और उनके साथ बीच में क्या हो रहा है टूर्नामेंट हो रहा है, कोई भी इवेंट परफॉर्म हो रहा है। तो इंट्राम्यूरल का मतलब होता है देखो इंट्राम्यूरल का होता है मतलब होता है घर ही घर में, और एक्स्ट्रा म्यूरल का मतलब होता है कि हमने अपने पड़ोसियों को भी क्या किया इनवाइट किया हुआ है ना। अब समझ में आ गया इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्रा म्यूरल का। इंट्राम्यूरल का मतलब क्या होता है, इंट्राम्यूरल का मतलब होता है कि हम अंदर ही अंदर घर ही घर में क्या कर रहे हैं एक प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसे हम बर्थडे पार्टी होती है भाई की तो हम क्या करते हैं अगर हमें छोटा सा फंक्शन करना है तो घर ही घर में हम क्या करते हैं अपने घर वालों के साथ ही होटल चले जाते हैं और घर ही घर में पार्टी कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें बड़े पैमाने पे कोई फंक्शन रखना है तो हम क्या करते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल में हमें कोई बड़ा फंक्शन तो हमने बाहर के लोगों को भी हम बुलाते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा एक्स्ट्रा म्यूरल हो गया है। इसका मतलब आगे समझ में इंट्राम्यूरल एक्स्ट्रा म्यूरल। अब इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्रा म्यूरल में आपके जो हियरार्की कैसी होती है, जो कमिटीज होती हैं वो कमिटीज कैसे बनाई जाती हैं। तो अगर हम इंट्राम्यूरल की बात करें सबसे बड़ा आपका क्या होता है, सबसे बड़े होते हैं आपके चेयरपर्सन। कौन होते हैं, चेयरपर्सन। अब देखो अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो आपके 3 लेवल के मैनेजमेंट होते हैं। क्या होते हैं मैनेजमेंट आपके 3 लेवल के होते हैं, एक मिडिल लेवल लोअर लेवल एंड सॉरी सबसे पहले टॉप लेवल मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो आपका अगर हम बात करें तो सबसे पहला टॉप हुआ, फिर उसके नीचे आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है एंड फिर उसके नीचे आपका क्या होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट इधर होता है। ठीक है, अगर हम टॉप की बात करें तो अगर हम इंट्राम्यूरल की बात कर रहे हैं तो आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन रहेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट आप करेंगे प्रिंसिपल ऑफ स्कूल जिसको हम क्या बोलते हैं चेयरपर्सन भी बोलते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें मिडिल लेवल तो मिडिल लेवल के मैनेजमेंट हमारा कौन सा हो सकता है फिजिकल एजुकेशन टीचर, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन टीचर ही इवेंट को परफॉर्म कराएगा, है ना। कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर आपका होता है तो वो कौन कराएगा, फिजिकल एजुकेशन का टीचर ही कराएगा। और अगर हम लोअर लेवल मैनेजमेंट की बात करें तो वो कौन है, टीचर्स ऑफ स्कूल। ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन रहेंगे आपके प्रिंसिपल जो ऑर्डर देंगे कि आपको ऐसे ऐसे इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाना है। फिर जब प्रिंसिपल ऑर्डर देंगे किसको, फिजिकल एजुकेशन टीचर को देंगे, तो जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लोग हैं वो क्या करेंगे, चीजों को क्या करेंगे ऑर्गेनाइज करेंगे, चीजों को अरेंज करेंगे और चीजों को अरेंज करने के बाद उनके पॉलिसीज बना के किसको दे देंगे, पॉलिसीज बना के उनके टीचर्स के और बाकी के टीचर्स को दे देंगे स्कूल के। अब वो मेंबर्स हैं वो क्या है लोअर लेवल मैनेजमेंट, और ये क्या करते हैं जो भी इन्हें ऑर्डर्स मिलते हैं वो बच्चों से क्या करवाते हैं परफॉर्म करवाते हैं। और टीचर्स क्या करते हैं अपने काम को आसान करने के लिए जो स्कूल में हेड बॉय हेड गर्ल्स वगैरह होते हैं तो उनको भी क्या करते हैं प्रीफिक्स वगैरह होते हैं तो उनको क्या करते हैं उनको भी काम अपना आसान करने के लिए दे देते हैं, तो हम उनको भी क्या ला सकते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट में लेके आ सकते हैं। लेकिन जो हमारे टॉप होते हैं वो कौन से, प्रिंसिपल ऑफ स्कूल हमारा कौन है, टीचर हो गया। कौन से टीचर, फिजिकल एजुकेशन के टीचर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं कैसे इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है, वो पॉलिसीज वगैरह कौन बनाते हैं, फिजिकल एजुकेशन के टीचर बनाते हैं। प्रिंसिपल ने ऑर्डर दे दिया, फिजिकल एजुकेशन टीचर ने आपको पूरा ऑर्गेनाइज करके दे दिया और ऑर्डर दे दिया किनको, बाकी के टीचर्स को कि इनको ऐसे परफॉर्म कराना है और ऐसे ऐसे पूरा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाना है। तो फिर वो टीचर्स क्या करेंगे, जो सबसे लोअर लेवल के वो लोग क्या करेंगे, ये पूरे टूर्नामेंट को परफॉर्म कराएंगे, है ना। तो आप इनको क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, और ये लर्न करना बहुत जरूरी है, याद रखना। ठीक है, फिर हमारा क्या, फिर अगला हमारा एक्स्ट्रा म्यूरल। एक्स्ट्रा म्यूरल में क्या रहता है, अगर हम बाकी के स्कूलों की बात करें तो स्कूल जो डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स इन स्टेट ऑफ गवर्नमेंट। अब हम मान लो कि आपके जो स्टेट है, स्टेट क्या कर रहा है, स्टेट कर रहा है ऑर्गेनाइज कोई भी एक टूर्नामेंट को या फिर कोई इवेंट को। ठीक है, तो जो स्टेट का चेयरपर्सन है, मतलब कोई जो हेड है आपका स्टेट का या फिजिकल एजुकेशन का जो भी कोई एक डिपार्टमेंट का हेड है, ठीक है, उसने ऑर्डर दिया कि भाई बच्चों के बीच में क्या करवाओ, बच्चों के बीच में एक टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज
करवाओ, है ना। तो इधर उन्होंने क्या दिया, ऑर्डर दिया है। ऑर्डर किसको देंगे, वो ऑर्डर देंगे हमारे डिप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, सुपरवाइजर स्पोर्ट, मतलब अपने नीचे के। तो वो कौन हो गए, मिडिल के हो गए, है ना। तो उसके बाद लोअर कौन होंगे, लोअर होंगे बाकी के फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हमारे स्कूल में। मतलब क्या करेंगे, जो हमारा एक स्टेट है, पर्टिकुलर स्टेट ने क्या दी पूरी, मतलब जो उनके हेड थे, हेड ने बोल दिया कि भाई हमें ये एक स्पोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना है जिसमें हमारे ये ऐसे स्कूल्स क्या कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ऑर्डर दे दिया किसको, डिप्यूटी डायरेक्टर या जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं उनको। उन्होंने डायरेक्टर स्कूल ने क्या किया, उन्होंने हर किसी के पास क्या पहुंचा दिया, नॉलेज पहुंचा, मतलब एक लेटर पहुंचा दिया कि ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइज होना है और आपको क्या करना है, ये फॉलो करवाना है। तो जो डिफरेंट स्कूल्स के फिजिकल एजुकेशन टीचर है वो लोग क्या करवाएंगे, इस चीज को, अगर उन्हें पार्ट लेना है तो वो इस चीज को क्या करवाएंगे, परफॉर्म करवाएंगे, है ना। और ये जो कमेटी है, ये अगर मैं बात करूं तो ये जो कमेटी है ये क्या नहीं रहती, फिक्स्ड नहीं रहती है। अब ऐसा हो सकता है प्राइवेट स्कूल्स वगैरह ही कर सकते हैं, गवर्नमेंट करवाए तो गवर्नमेंट स्कूल ही इन्वॉल्व रह सकते हैं। तो ये जो कमिटीज है ये नहीं रह सकते, लेकिन आप इनको एग्जाम के तौर पे अगर आई तो आप इनको भी लिख सकते हो, है ना। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। तो एक बार इनको क्या कर लेना, वीडियो को पॉज करके इनको भी रीड कर लेना, ठीक है। अब देखो, जो कमेटी ऑर्गेनाइज करवाती है इन चीजों को, तो वो कमेटी थोड़ा, जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी रहती है वो उसमें भी हमारा क्या होते हैं, डिवाइडिंग चीजें होती है, ठीक है। अगर आप देखो फॉर्मेशन ऑफ कमेटी की बात करी तो आप ये भी लिख सकते हो कि और जो कमेटी होती है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कितने टाइप की होती है। तो जो आपकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आपकी जो सिलेबस में आपको 4 टाइप दिए गए हैं, कौन कौन से दिए गए हैं, टेक्निकल कमेटी, फाइनेंस कमेटी, मार्केटिंग कमेटी एंड आपका लॉजिस्टिक कमेटी। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे टेक्निकल कमेटी के बारे में, तो टेक्निकल कमेटी हमारी वो होती है जो क्या करवाती है, इवेंट को परफॉर्म करवाती है, ठीक है। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि इवेंट को क्या करे, इवेंट में आपके जो आपके क्या आने वाले हैं, चीफ गेस्ट वगैरह आने वाले हैं, तो उनको क्या करना, मैनेज करना, हर चीज को क्या करवाना, प्रेजेंट करवाना और पूरे प्लान वगैरह करना, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा टेक्निकल कमेटी बोलते हैं। जो हर एक चीज को क्या करती है, ऑर्गेनाइज करती है, उसको हम बोलते हैं हमारा टेक्निकल कमेटी। फिर अगर हम फाइनेंस कमेटी की बात करें तो मुझे ये बताने की जरूरत है नहीं कि फाइनेंस कमेटी करती क्या है। फाइनेंस कमेटी क्या करती है, फाइनेंस कमेटी प्लान करती है पूरा किसके बारे में, फाइनेंस के बारे में। वो ये देखती है कि बजट कैसे बनाया जाए, ठीक है, कहां कहां से पैसा आ सकता है, किन किन चीजों से स्पॉन्सरशिप आ सकती है, स्पॉन्सरशिप से कितना पैसा आया और उसको कितना बजट बनाती है कि कितना खर्चा हो सकता है इस इवेंट पे और कौन कौन स्पॉन्सर करने के लिए तैयार है, ठीक है। ये पूरा अरेंज करते हैं, क्या फाइनेंस अरेंज करती है, कौन सी, फाइनेंसिंग कमेटी। जब आपका जो इवेंट स्टार्ट होता है, इवेंट स्टार्ट करने के पहले स्पॉन्सरशिप ढूंढती है, जब आपका ड्यूरिंग स्पोर्ट चलता है तो उसमें जितना भी फंड की जरूरत पड़ती है वो प्रोवाइड करते हैं। एंड जब आपका इवेंट खत्म हो जाता है तो इवेंट का जितने भी पेमेंट्स वगैरह होते हैं, पेमेंट्स भी वो करती है हमारी कौन, फाइनेंसिंग कमेटी। अभी हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि इवेंट के पहले क्या करती है, इवेंट के टाइम पे क्या करती है और इवेंट के बाद क्या करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आपको पता होना ही चाहिए। इस पे आपका एमसीक्यूज और इसके साथ साथ आपका क्या कर आ सकता है, एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। और फिर अगर हम बात करें हमारे मार्केटिंग कमेटी के बारे में, तो मार्केटिंग कमेटी क्या होती है, मार्केटिंग कमेटी हमारी होती है जिसमें हम मार्केटिंग कमेटी में क्या करते हैं, आपने देखा है मार्केटिंग कमेटी हमारा क्या, हॉटस्टार वगैरह, मतलब इसमें क्या है, आप अरेंज करते हो कि आप अपने जो ऑडियंस है, ऑडियंस तक कैसे आप इस इवेंट को पहुंचा सकते हो, ठीक है। वो हमारा किसका काम रहता है, मार्केटिंग कमेटी का रहता है, जिसमें आप क्या करते हो, राइट्स वगैरह बेचते हो कि आपका जो स्पोर्टिंग इवेंट है कहाँ दिखाया जाएगा, किस तरीके से दिखाया जाएगा, कौन सी न्यूज दिखाएगी इसको, ये पूरा सिलेक्शन कौन करती है, हमारी मार्केटिंग कमेटी करती है। और फिर अगर हम बात करें लॉजिस्टिक कमेटी, तो इनका काम रहता है कि ये सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाए। ये पूरे जो सामान की जरूरत है, ये सामान को उठा के ये सामान को एक जगह पे अरेंज करवाना है। जब इवेंट खत्म हो जाए तो वहां से चीज को उठाना और वापस से उनकी सही जगह पर रख देना, पूरा क्लीनिंग वगैरह पूरा जो टेक्निकल कमेटी को काम करवाना होता है वो फिजिकली करता कौन है, वो फिजिकली काम करते हैं हमारे लॉजिस्टिक कमेटी, एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे सामान उठा के रखना, ठीक है। मतलब पूरा जो चीजों की जरूरत पड़ती है वो चीजें प्रेजेंट कौन कराती है, हमारी लॉजिस्टिक कमेटी कराती है। तो ये 4 कमेटी हमारी होती है, कौन कौन सी, टेक्निकल कमेटी, फाइनेंस कमेटी, मार्केटिंग कमेटी एंड हमारी लॉजिस्टिक कमेटी। और अगर हम बात करें डिटेल में टेक्निकल कमेटी के बारे में, तो टेक्निकल कमेटी प्री स्पोर्ट्स में क्या करती है, प्री स्पोर्ट्स इवेंट मतलब प्री टूर्नामेंट में क्या करती है, ये करते हैं, इनका टेक्निकल कमेटी होती है जिसमें ये लोग क्या करते हैं, ऑफिशियल टू कंडक्ट स्पोर्ट इवेंट को कंडक्ट कराने का काम करते हैं। क्लीनिंग एंड लेआउट ऑफ द फील्ड्स के फील्ड का लेआउट क्या होगा, ठीक है, कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए, इसके साथ साथ प्रिपरेशन ऑफ फिक्सचर्स, ये लोग फिक्सचर्स बनाते हैं कि कब कौन सा मैच खेला जाए। मैंने बताया ना, हर एक चीज को क्या करते हैं ये लोग अरेंज करते हैं, और जो चीज अरेंज की जाती है वही जो चीज
को इन लोगों को चाहिए पड़ती है वो अरेंज करके कौन देता है, लॉजिस्टिक कमेटी अरेंज करके देती है। ठीक है, अब ड्यूरिंग ये लोग ये डिसाइड करते हैं कौन सा मैच कब होने वाला है। ठीक है, अब ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स इवेंट इनका क्या काम रहता है, ये तो मैंने आपको बताया। प्री स्पोर्ट्स का काम फिक्सचर्स बनाना, कब कौन सा मैच होगा, कहाँ खेला जाएगा, ये सब। और जब मैच चल रहा होता है तो कब इनका काम क्या रहता है, प्रेजेंस ऑफ द ज्यूरी, मतलब जो हमारे चीफ गेस्ट आए हैं उनका उनका कैसे काम, मतलब उनको क्या क्या परफॉर्म करना है, क्या क्या उनसे बातचीत करना है, क्या क्या काम होना है। क्लीनिंग एंड द लेआउट ऑफ द फील्ड, कलेक्शन ऑफ स्कोर शीट, जो स्कोर शीट्स है उनको कलेक्ट करना, एंड जितने भी रिलेटेड पेपर्स है, ऑफिशियल रिलेटेड जितने भी पेपर्स है उनको भी क्या करना, कलेक्ट करना, और जो भी जीत गए हैं मैच उनकी मेरिट लिस्ट को क्या करना, प्रिपेयर वगैरह करना। ठीक है, तो ये मेन काम हमारा किनका रहता है, टेक्निकल टीम का ही रहता है। जो एक स्पोर्ट इवेंट का जो रिजल्ट्स वगैरह कौन कैरी किए रहते हैं, हमारी टेक्निकल टीम करे रहती है। फिर अगर हम बात करें पोस्ट स्पोर्ट, मतलब स्पोर्ट्स के बाद क्या करते हैं ये लोग, तो आफ्टर द इवेंट इज ओवर टेक्निकल कमेटी क्या करती है, अरेंज करती है क्लीनिंग, लेआउट ऑफ फील्ड, मेंटेनेंस ऑफ द फील्ड, प्लेसिंग ऑफ ऑल इक्विपमेंट बैक टू स्टोर, मतलब जो इक्विपमेंट वगैरह यूज होते हैं उनको वापस कहाँ रख देते हैं, स्टोर वगैरह में रख देते हैं। ठीक है, फिर हमारी आती है लॉजिस्टिक कमेटी, जो प्रेजेंट कराती है जितनी भी टेक्निकल कमेटी को चीजें चाहिए पड़ती है। तो हमारा क्या है, प्री स्पोर्ट इवेंट इनका क्या काम रहता है, इनका काम रहता है कि लुक आफ्टर द प्लेसमेंट, अरेंजमेंट एंड रिक्वेजिशन ऑफ परचेज ऑफ स्टेशनरी की जो भी जरूरत है उसके बारे में, चेयर्स, टेबल्स, ठीक है, लाइट्स, साउंड इक्विपमेंट्स, बुकेट्स, सेंडिंग इनविटेशन, जिनके जिनको इस इनविटेशन वगैरह मैंने बोला ना, फिजिकल जितना भी काम रहता है वो कौन करते हैं, लॉजिस्टिक हमारे करते हैं। फिर अगर ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स इवेंट इनका क्या काम रहता है, तो इनका काम रहता है कि कंडक्टिंग एंड ओपनिंग क्लोजिंग सेरेमनीज वगैरह देखना, चेकिंग रजिस्ट्रेशन वगैरह अच्छे से हुए कि नहीं, रिफ्रेशमेंट वगैरह, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रिफ्रेशमेंट वगैरह इनको क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, मैनेजमेंट करना स्पेक्टेटर्स का, तो मतलब जो हमारे स्पेक्टेटर्स है, ऑडियंस वगैरह, उनको मैनेजमेंट अच्छे से करना, टिकट्स वगैरह बढ़ती है ना, वो इनका काम रहता है। फिर हमारा पोस्ट इवेंट इनका क्या रहता है, आफ्टर द लॉजिस्टिक कमेटी सुपरवाइज क्लीनिंग द वेन्यू, जो वेन्यू हमारा था, जो हमारा वो था ना स्टेडियम, उसको पूरा क्लीन करना, एंड प्लेसिंग द आइटम बैक इन द एप्रोप्रिएट प्लेसेस, जहां से वो चीजें आई थी उनको उस जगह पे पहुंचा देना। फिर अगर हम फाइनेंस कमेटी की बात करें तो फाइनेंस कमेटी में क्या होता है, फाइनेंस कमेटी में प्री स्पोर्ट इवेंट में बिफोर द इवेंट इट इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द, मतलब प्रिपेयर बजट को प्रिपेयर करना, और टू परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्टेशनरी, मेडल, सर्टिफिकेट्स वगैरह, क्योंकि सर्टिफिकेट्स वगैरह मेडल खरीदने में क्या टाइम तो लगता है, मतलब पैसा तो लगता है, तो उसके लिए आपको इनको किस कौन करता है, ये फाइनेंस कमेटी करती है। ठीक है, और जो भी चीजों की जरूरत पड़ती है, और ड्यूरिंग द स्पोर्ट इवेंट क्या करते हैं, the finance committee keep a check on the inflow and outflow of the finance including payment, remuneration and official, मतलब पेमेंट्स वगैरह किसको पे करना है, इस टाइम पे कितना इनफ्लो, कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। इसके साथ साथ किसको सैलरी वगैरह देना है, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, आप बोल सकते हो रेम्यूनरेशन को, ठीक है, कितना किसको पेमेंट्स वगैरह करनी है, वो किसका काम रहता है, फाइनेंस कमेटी का रहता है। ठीक है, फिर हम बात करें हमारे पोस्ट स्पोर्ट्स इवेंट, मतलब स्पोर्ट्स इवेंट जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद इनका क्या काम रहता है, तो जब इवेंट खत्म हो जाता है तो जो फाइनेंस कमेटी रहती है पूरे रिकॉर्ड्स वगैरह को एग्जामिन करती है, जितने भी बिल्स वगैरह रह जाते हैं उनके, जितनी पेमेंट्स वगैरह उन्हें देना है या फिर जितना भी पैसा आना है उसका सेटलमेंट करने के लिए क्या करते हैं, वो लोग काम करते हैं और एक फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करते हैं कि कितना खर्चा हुआ है, कितनी इनकम आई है, प्रॉफिट कितना हुआ है, ये सब। ठीक है, फिर जो हमारी लास्ट कमेटी है मार्केटिंग कमेटी, मार्केटिंग कमेटी का मैंने आपको बता दिया है कि टीवी वगैरह पे जो मेल्स वगैरह प्रिंट मीडिया के बारे में हमारी बात होती है किसमें, मार्केटिंग कमेटी में। प्री स्पोर्ट्स में क्या होता है, जो ये मार्केटिंग कमेटी होती है इसमें स्ट्रेटेजी फॉर अरेंजिंग फॉर स्पॉन्सरशिप वगैरह, पब्लिसिटी ऑफ द इवेंट कौन करेगा, ठीक है, मीटिंग्स वगैरह, कॉलिंग स्पॉन्सर्स, प्रिपरेशन ऑफ एमओयूज ऑफ स्पॉन्सरशिप, मतलब स्पॉन्सरशिप वगैरह को अरेंज करने का काम ये करते हैं। ड्यूरिंग स्पोर्ट इवेंट टूर्नामेंट द मार्केट कमेटी इशू प्रेस रिलीज में मतलब जो भी चीजें वगैरह हुई है प्रेस को मैनेजमेंट करने का काम ये करते हैं। मास और मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, किस तरीके से ऑडियंस या पब्लिक के साथ कम्युनिकेट किया जाएगा, और जो भी स्पॉन्सरशिप की रिक्वायरमेंट्स वगैरह उनको भी क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं टेलीकास्ट वगैरह से, और हमारे मार्केटिंग कमेटी। फिर पोस्ट स्पोर्ट इवेंट की बात करेंगे, स्पोर्ट इवेंट के बाद में क्या होता है, तो द कमिटी इशूज अ प्रेस रिलीज एंड मे अरेंज फॉर रीटेलीकास्ट ऑफ द इवेंट, मतलब हमारा इवेंट खत्म हो जाए तो हमारी जगह हॉटस्टार पे आईपीएल खत्म हो गया तो फिर से उसका क्या है, रिकवरेज चालू हो जाती है, रीटेलीकास्ट होने लगता है, तो वैसे ही उनका काम रहता है मार्केटिंग कमेटी का। तो ये हमारी 4 कमेटी है। अब ये देखो, ये जो लिस्ट दी गई है, लिस्ट आपकी किसकी दी गई है कि जो एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है तो इवेंट ऑर्गेनाइज करते टाइम में क्या क्या चीजों को, जो हमारे इवेंट्स ऑर्गेनाइजर रहते हैं क्या क्या चीजें उन्हें चाहिए पड़ती हैं और क्या क्या चीजों को वो लोग चेक करते हैं। तो ये आपकी लिस्ट दी गई है, अगर आपको पढ़ना है तो आप इनको भी क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस आपको इनके बारे में पता होना ही चाहिए। तो ये आपके जो हैं ये क्वेश्चन आंसर, ये आप इनको पढ़ सकते हो, नहीं तो हम करेंगे ही आपको जैसा मैंने बताया मैराथन में। तो एक बार इनको वीडियो को पॉज करके वो आप रीड कर लेना, रीड करना बहुत जरूरी है। जो मैंने आपको समझाया अगर आप रीड करोगे तो देर टाइम तक याद रहेगा, है ना, क्योंकि 12 तारीख को आपका एग्जाम, तो अगर आप लोग
इसको याद रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि आपको दोबारा से नहीं पढ़ना पड़े। अब हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा टूर्नामेंट के बारे में। टूर्नामेंट क्या होता है? देखो टूर्नामेंट एक सीरीज होती है। क्या होती है? टूर्नामेंट एक सीरीज होती है जिसमें बहुत सारी टीम क्या करती है, साथ में खेलती है, जिसमें से हम क्या करते हैं, एक विनर को चूज करते हैं। उसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, टूर्नामेंट बोलते हैं। आप ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, लेकिन अगर मैं छोटी सी सिंपल सी एक लाइन में आपको अगर टूर्नामेंट समझाना चाहूँ तो टूर्नामेंट इधर लिखा हुआ है, देखो टूर्नामेंट क्या है, एक टूर्नामेंट एक सीरीज है। टूर्नामेंट इज अ सीरीज ऑफ गेम्स और मैचेस played among players और teams to determine the winner। एक विनर को चूज करने के लिए बहुत सारी टीमों के बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है। एक सीरीज होती है जिसमें सीरीज में से जो एक टीम विनर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टूर्नामेंट को बोलते हैं। अगर और डेफिनेशन चाहिए तो आपका इधर लिखा हुआ है, टूर्नामेंट का मतलब अ कॉन्टेस्ट ऑफ मेनी पर्सन इन सम स्पोर्ट्स गेम इन विच द कॉम्पिटिटर प्ले अ सीरीज ऑफ गेम्स, अ सीरीज ऑफ कॉन्टेस्ट बिटवीन अ नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स। एक बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स के बीच में एक सीरीज हम खिलवाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, टूर्नामेंट बोलते हैं। अ कॉन्टेस्ट ऑफ स्किल्स इन विच प्लेयर कम्पीट इन अ सीरीज। अगर आपको इसको रीड करना है तो आप पूरा रीड कर सकते हो। अगर हम बात करें हमारे टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट के बारे में कि टूर्नामेंट कितने टाइप्स के होते हैं, तो देखो इनके टाइप्स अच्छे से याद रखना, इनकी डेफिनेशन चाहे भूल जाओ, टाइप्स याद रखना, ये आपके क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकते हैं। टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो लर्न करके ही जाना। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट सबसे पहला क्या होता है, नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, अगर आपने सुल्तान पिक्चर देखी हो, सुल्तान पिक्चर में क्या होता है कि जो आपका वो लड़ता है, ठीक है, वो जो आपका लास्ट में जो मैच होता है आपके, जो वो फाइटिंग वाला मैच होता है, उसमें क्या होता है, वो बोलते हैं ये नॉकआउट टूर्नामेंट होने वाला है, जिसमें आपको एक चांस मिलेगा। आपको अगर आप एक भी मैच हारते हो तो आप क्या हो जाते हो, राउंड से बाहर हो जाते हो। मतलब मान लो ये 5 टीम्स है, ठीक है ना, ये 5 टीम्स है और ये 5 टीम्स के बीच में ये दोनों 6 टीम्स है, 6 टीम्स के बीच में ये मैच हो रहा है। इनमें से जो टीम हारी वो आउट हो जाएगी, एंड मान लो इनमें से एक टीम जीत गई तो एक बची और ये क्या हो जाएगी, इसको दोबारा खेलने का मौका नहीं मिलेगा, ये सीधी क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। ठीक है, इनमें से जो जीता वो बचा, इनमें से जो जीता वो बचा है। ठीक है, अब इसमें से जो नंबर 1 टीम जीती थी वो रह गई और इन दोनों में से जो कोई भी हारा वो है। तो ये क्या है, इनको एक एक, सबके पास एक ही चांस है, अगर कोई भी एक बार हारा तो वो क्या हो जाएगा, गेम से बाहर हो जाएगा। इसी टाइप के टूर्नामेंट को हम क्या बोलते हैं, इसी टाइप के टूर्नामेंट को हम बोलते हैं हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट वो होते हैं जिसमें आपको सिर्फ एक चांस मिलता है, अगर आप एक भी बार हारे तो आप क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। अगर आपको एक बुकिश लैंग्वेज में पढ़ना है तो क्या है, ये पूरा पैराग्राफ रीड कर लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या होता है आपका, लीग और राउंड बेसिस। क्या होता है, लीग और राउंड रॉबिन। मतलब इसमें क्या होता है, अगर आप एक बार हार भी जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आगे क्या मिलेंगे, और चांसेस मिलेंगे। अगर आप हार जाते हो तो आप कंपटीशन में बने रहोगे, ये नहीं कि अगर आप एक बार हार गए तो आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाओगे, नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप लोग एक बार हार भी जाते हो तो आगे चल के आपको और चांसेस मिलेंगे, जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपने आप को टूर्नामेंट में बनाए हुए रख सकते हो, है ना। तो ये क्या है, नॉकआउट टूर्नामेंट से बिल्कुल अलग रहता है। ये जो राउंड रॉबिन या फिर अगर हम लीग टूर्नामेंट की बात करें तो इसमें आपको बहुत चांसेस, एक से ज्यादा चांसेस मिलते हैं, जिसमें आप क्या करते हो, अपने आप को प्रूव कर सकते हो, जिसमें आप गेम में बने रह सकते हो। एक हार आपके डिसाइड नहीं करते आपके विनर होने। ठीक है, तो ये क्या होता है, लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट का मतलब ये होता है, जिसका एक दूसरा नाम होता है राउंड रॉबिन। याद रखना, इस नाम दूसरे नाम से भी आ सकता है। तो आप सोचो ये तो पढ़ा ही नहीं था, ये कहां से आ गया। और कॉम्बिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें आपका नॉकआउट और लीग फॉर्मेट दोनों रहते हैं। तो इनको एक बार रीड कर लेना। ठीक है, तो 3 टाइप के टूर्नामेंट मैंने आपको बताया, नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग और राउंड रॉबिन और कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर हम बात करें अब इनके फिक्सचर्स की, तो देखो फिक्सचर्स का मतलब क्या होता है, 22 का मतलब क्या होता है, सीडिंग का मतलब क्या होता है। जो हमारे फिक्सचर्स होते हैं, फिक्सचर्स का मतलब होता है जो आपका एक शेड्यूल रहता है, जिसमें कौन सी टीम कितने मैच खेलेगी और कब खेलेगी। ठीक है, तो देखो ये जो फिक्सचर से रिलेटेड आपकी जितनी भी चीजें हैं, ये फिक्सचर्स कैसे बनाए जाते हैं, फिक्सचर्स के बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फिक्सचर्स को कैसे याद रखें। ये सारा जो फिक्सचर है ना, हम फिक्सचर, हमारा जो न्यूमेरिकल पार्ट है, हम पूरा 10 चैप्टर पढ़ने के बाद अच्छे से हम फिक्सचर्स को बनाना सीखेंगे। अब ये क्यों, सबसे बड़े ध्यान से सुनना। देखो क्या है, हमारा 12 तारीख को एग्जाम है, इसको हम 10 तारीख को सीखेंगे, जिससे हम हाल ही में सीखेंगे। और क्या करेंगे, इनको फिक्सचर बनाना एक बार सीख जाएंगे तो हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, बार बार हम पढ़ेंगे। अगर अभी पढ़ लोगे आपको फिर पढ़ना पड़ेगा, इससे अच्छा आप उसी टाइम पे पढ़ लो, जिससे आप अपने टाइम को क्या, स्मार्ट स्टडी करना है, हम क्या करना है, लास्ट में हम पढ़ेंगे, ना कि अभी से पढ़ के बैठ जाएंगे कि हमें दोबारा पढ़ना होगा। तो फिक्सचर्स हम उसी टाइम पे पढ़ेंगे जब हम पूरे 10 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे अपने आप। जो फिक्सचर्स हैं, फिक्सचर्स को बनाने सीखेंगे। और अगर एग्जाम में, अगर आपका इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर एग्जाम में फिर भी आ जाता है तो आप जिससे कंप्लीट अपने फिक्सचर्स को इजीली बना सकते।
है ना। तो फिक्सचर्स हम उस टाइम पे सीखेंगे। अब 22 का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपकी कोई इवेंट टीम है, ठीक है ना, मतलब ऑड टीम है, सॉरी ऑड टीम में 11 प्लेयर्स है, ठीक है, लेकिन अगर आपको दो दो लोगों के बीच में करना है तो आपको 12 लोग चाहिए पड़ते हैं। तो एक को बैठा दिया जाता है जो पिछले साल अपने परफॉर्म करती है। अगर आपने 12 टीम 11 टीम से 11 टीम में से 10 टीमों ने पिछले साल एक 10 टीम 11 टीमों में से एक टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, एक टीम ने पिछले साल बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था, या जो विनर टीम थी हमने उसको एक मैच खेलने से हमने उससे बोला सीधे तुम सेकंड राउंड में आना, ठीक है। तो हमने उसके साथ क्या किया, 22 कर दिया, मतलब हमने उसको बाय दे दिया और वो अब सीधे सेकंड राउंड में खेलेगा, ना कि फर्स्ट राउंड में, ठीक है। पूरा हम डिटेल में जब फिक्सचर समझेंगे तो हम बाय वगैरह के बारे में भी अच्छे से समझेंगे कि सीडिंग क्या होता है और बाय का मतलब होता क्या है, ठीक है। और इनका फिक्सचर बनाने का पूरा प्रोसीजर क्या होता है हम पूरे अच्छे से समझेंगे भी, इनके क्वेश्चन भी हम लगाएंगे, है ना। अभी आपका क्या है, बीच में न्यूमेरिकल्स करने लगो कोई फायदा नहीं है, आप अभी थ्योरी पार्ट पढ़ो, आप अभी न्यूमेरिकल्स पे मत जाओ, लास्ट में लगाएंगे जिससे आप ना भूलोगे और इजीली आप क्या कर लोगे, चीजों को कंप्लीट भी कर लोगे, है ना। तो ये पूरा आपका फिक्सचर से रिलेटेड है, इजी होने वाला है, इतना कोई भी टफ होने वाला नहीं है, तो आप घबराना मत कि बहुत टफ है फिक्सचर्स बनाना और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंट्राम्यूरल का मैंने मतलब आपको समझाई दिया है कि इंट्राम्यूरल का मतलब क्या होता है कि आप एक विद इन द बॉल्स मतलब घर में क्या कर रहे हो, घर में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो हम क्या बोलते हैं उसको इंट्राम्यूरल बोलते हैं। अब इंट्राम्यूरल के ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, इंट्राम्यूरल के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि आपका क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है, conduct for engaging children and youth for delivering various types of benefits to the participant. Let us understand few important objective of intramural tournaments. क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, सबसे पहला टू एनकरेज मास पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स इन एन इंस्टीट्यूशन, मतलब आपका जो इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता, तो इससे क्या है स्टूडेंट्स वगैरह को या आपका जो भी इंस्टीट्यूशन है उसमें आप स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज क्या करोगे, इनकरेज करोगे कि आपको पार्ट लेना चाहिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। फिर अगर हम बात करें सेकंड, टू फोकस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इससे क्या होगा, जो आपके इंस्टीट्यूशन के चिल्ड्रन से उनका ऑल राउंड क्या होगा, डेवलपमेंट होने वाला है। फिर क्या है, टू प्रोवाइड वैल्यूज लाइक फेयर प्ले, रिस्पेक्ट, फ्रेंडशिप थ्रू स्पोर्ट्स, इससे क्या होगा, वो लोग एक दूसरे के क्या आएंगे, नजदीक आएंगे, एक सोशलिज्म उनके बीच में बढ़ेगा। फिर क्या है, टू प्रोवाइड फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू कम्पीट इन द कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, मतलब उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है कि अब वो क्या कर सके, एक जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, एक आपका इंस्टीट्यूशन है, सब लोग आपस के लोग हैं और वो लोग कैसे कम्पीट किया जाता है एक एनवायरनमेंट में, अपने ही लोगों से कैसे कम्पीट करना है आपको, वो सीखते हो आप लोग, ठीक है। फिर ये बाकी के जो पॉइंट है ये आप एक बार पढ़ लेना, इतने कोई टफ पॉइंट नहीं है, ठीक है। फिर हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्राम्यूरल एक्टिव टूर्नामेंट्स, मतलब सिग्निफिकेंस मतलब एक दायरा होता है ना, बाउंड्रीज क्या है, कितने एरिया को कवर किया, मतलब क्या क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना, क्या क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहला सिलेक्शन ऑफ एक्स्ट्राम्यूरल ग्रुप कोहेशन, मतलब इधर क्या है, इंट्रा सिलेक्शन ऑफ एक्स्ट्राम्यूरल मतलब इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू सिलेक्ट अ प्लेयर और टीम टू पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट, मतलब अब आपके जो इंटर हाउस टूर्नामेंट वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, अब जो आपके इंटर हाउस टूर्नामेंट वगैरह हो रहा है इसमें क्या है, आपका जो परफॉर्म अच्छा करेगा ना, तो हम उसको क्या करेंगे, बाहर जो एक्स्ट्राम्यूरल आपके इवेंट्स वगैरह होंगे, बाहर के स्कूल जो बाहर के स्कूल वाले क्या करेंगे, इवेंट ऑर्गेनाइज कराएंगे, तो उसमें जो हमारे विनर्स थे उनको हम क्या भेजेंगे, बाहर भेजेंगे, क्या करने के लिए, खेलने के लिए। तो एक ऐसा सिलेक्शन ऑफ फॉर एक्स्ट्राम्यूरल हो सकता है ना। अब क्या है, ग्रुप कोहेशन, ग्रुप कोहेशन का मतलब क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे डिफरेंट क्लासेस होती हैं, हाउसेज होते हैं, उनके बीच में क्या करवाते हैं, उनको साथ में टीम बना के हम एक दूसरे से कम्पीट कराते हैं, जिससे वो लोग क्या है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर आता है और उनके बीच में सोशल रिलेशन डेवलप होता है और कल्चर को टॉलरेट करने की आती है, एक उनके बीच में शक्ति आती है, ठीक है। एक उन्हें प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मिलता है, जिसके साथ साथ उनकी हेल्थ में भी क्या आता है, डेवलपमेंट होता है उनकी हेल्थ का, ठीक है। फिर रिक्रिएशन, जॉय एंड एंटरटेनमेंट आर आउटकम ऑफ द इंट्राम्यूरल फिजिकल एक्टिविटीज। इंटर हाउस आपके स्कूल में क्या होते हैं कि थोड़ा उनको क्या मिले, जॉय मिले, आनंद मिले, इसके साथ साथ उनका भी क्या हो, बच्चों का डेवलपमेंट भी हो, ठीक है। और मार्क्स पार्टिसिपेशन सच एक्टिविटी आर मीन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नॉट ओनली फॉर स्पोर्ट पर्सन और प्लेयर्स, मतलब सिर्फ एक स्पोर्ट पर्सन बनाएंगे, उनके फिजिकल डेवलपमेंट वगैरह के, एक मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी हम क्या करवाते हैं, इंट्राम्यूरल इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाते हैं। और एक्स्ट्राम्यूरल का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, उनके ऑब्जेक्टिव्स एक बार रीड कर लेना, क्या है, टू अचीव हाई परफॉर्मेंस एट हाईएस्ट लेवल ऑफ टूर्नामेंट, मतलब अगर आप एक्स्ट्राम्यूरल कराए तो आपको बाहर के लोगों से भी कॉम्पीट करने का मौका मिलता है बच्चों को, और उन्हें अपनी हैसियत पता चलती है कि असली पानी में वो है या नहीं है, कितना लोगों से कॉम्पिटिट वो कर सकते हैं या फिर सरवाइव कर भी सकते हैं बाहर के लोगों के साथ, कहने के घर ही घर में नेता बनते हैं ना जो लोग, उनके लिए।
फिर टू डेवलप द फीलिंग ऑफ इंटीग्रेशन विद अदर्स, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर चूजिंग अ करियर इन स्पोर्ट, अगर किसी को अपना करियर बनाना है स्पोर्ट्स में तो उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हो जाती है। टू प्रमोट सोशल कल्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू स्पोर्ट्स मतलब स्पोर्ट के द्वारा क्या इकोनॉमिकल कल्चर वगैरह है उसको डेवलप करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, फिर इनका क्या है, फिर अगर जैसे हमने तो प्रोग्रेशन इन परफॉर्मेंस में क्या होता है, प्रोग्रेस होती है। साइकोलॉजिकल फैक्टर है, वो जो हमारे सोच होती है उसमें भी एक वो भी फैक्टर आपका क्या करता है, इसमें मोटिवेशन वगैरह मिलता है बंदे को, ठीक है, कि वो बाहर जाके खेल के आया है। फिर लेवल ऑफ फिटनेस भी इंक्रीज होता है, इससे क्या है, जब अगर टूर्नामेंट टफ होगा तो इससे आपका जो फिटनेस है वो भी क्या होगी, अच्छी होती जाएगी। फिर सोशलाइजेशन, बाहर के लोगों से बातचीत करना, बाहर के लोगों से सोशलाइज होने में भी आपको क्या करती है, हेल्प करते हैं। बाहर के लोगों से बातचीत करने में भी आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आते हैं। ठीक है, फिर क्या है, स्पेसिफिक स्पोर्ट प्रोग्राम्स कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला क्या है, देखो अब जो हमारे स्पेसिफिक स्कूल्स वगैरह होते हैं, सोसाइटीज भी होती है, वो क्या करते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट इवेंट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज परफॉर्म करवाते हैं, जिससे जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं, जो हमारे स्कूल के लोग हैं, वो लोग क्या है, सारे लोगों को साथ में लेके आए, एक दूसरे से क्या अच्छे रिलेशन बना के रखें और लोगों का क्या हो, डेवलपमेंट वगैरह अच्छे से हो। ठीक है ना, तो बहुत बहुत से ये इवेंट्स हैं कि कौन सी सोसाइटीज क्या क्या इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, ठीक है ना, हेल्थ रन होती है, इनको आप रीड कर सकते हो। ठीक है, कोई ज्यादा वो नहीं है। रन फॉर फन मतलब एक स्प्रेड मैसेज के हेल्थी रहने के लिए रन करना चाहिए, ये वो आप पैराग्राफ को रीड करना, इजीली आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। रन फॉर स्पेसिफिक कॉज, ठीक है, रन फॉर यूनिटी, साथ में रहने के लिए दौड़ होना चाहिए। ठीक है, ये सब के बारे में हमने पूरा अच्छे से पढ़ा है, और ये इसी के साथ हमारा क्या होता है, ये आप लोग एक बार रीड कर लेना, ये पूरे पैराग्राफ को, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन एक बार रीड कर लेना, क्या पता आपके लिए आ जाए, आपको इनके मतलब समझाने पड़ जाए, है ना। यहाँ एमसीक्यू पार्ट में आ सकता है कि इनमें से कौन से स्पेसिफिक टूर्नामेंट वगैरह हैं, और बहुत से सारे टूर्नामेंट्स होते हैं। ठीक है, बस आप इनके क्या रख लेना, एक बार नाम याद रख लेना और इनको एक बार रीड कर लेना। ठीक है, सो आई होप आपको फर्स्ट चैप्टर जो आपका फिजिकल एजुकेशन का है, प्लानिंग मतलब मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट इवेंट, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इनकी जो फिक्सचर्स है हम लगाएंगे हमारा सबसे लास्ट में, हमारे 10 चैप्टर पूरे खत्म हो जाएंगे, है ना। आई होप अगर आप कोई कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं तो इकोनॉमिक्स का 18 तारीख को आपका एग्जाम है, उसकी प्रिपरेशन भी मैंने आपको पूरा बताया हुआ है। आई बटन पर आपको वो इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन के बारे में पता चल जाएगा, और मैं एक गूगल शीट प्रोवाइड करने वाला है। हमारे जो हैंड रिटन नोट्स हैं ब्रह्मास्त्र, वो आप अगर आपको उनके बारे में नहीं पता है तो उनके बारे में भी आप लोग एक बार देख लेना। जो हमारे शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स हैं, आपको एक ब्रह्मास्त्र का काम कर सकते हैं, जो आपको बिना पढ़े एग्जाम में सिर्फ आप उनको याद कर लोगे तो आपको 81 मार्क्स इजीली स्कोर करने में हेल्प कर सकते हैं, ना, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, है ना। और अगर कोई भी आपको अगर कोई भी हेल्प वगैरह हमें चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको हेल्प मिल जाती है ना। सो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो कमेंट कर देना, बुरी भी लगी हो वीडियो, कोई चीज पार्ट अच्छा ही लगा हो तो आप क्या कर सकते हो, अपना फीडबैक दे सकते हो, हम उसको चीज को सही करने की कोशिश पूरी करेंगे, है ना। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक द वीडियो, more subscribe to our channel and press the bell icon for upcoming videos, and also join our Facebook channel, Instagram channel, and also join our WhatsApp group. So myself Sharad Sahu and I am signing off today's session, so kindly stay tuned, study well, bye bye.